Now in this lecture we will discuss about application of diode, means diode applications. डायोड के यूज करके क्या सर्किट बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है? ये एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई का मतलब इट कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल वेव और सिग्नल इनटू यूनी डायरेक्शनल वेव। ठीक ना, बाई डायरेक्शनल। यहां देखिए, जैसे आप एक साइनोसाइडल वेव यहां पे बनाया गया है, इसका पीक जो है Vm से डिनोट किया जाता है। साइनोसाइडल सिग्नल को है ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिग्नल्स आर साइनोसाइडल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, जो हमारा वॉइस सिग्नल है वो साइनोसाइडल सिग्नल होता है। ठीक ना, जितने भी कम्युनिकेशन हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, इन सब में जो कैरियर होता है वो आपका इन सब में जो कैरियर सिग्नल होता है और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, दोनों जो है साइनोसाइडल सिग्नल का नेचर का होता है। साइनोसाइडल का मतलब ये है कि सिग्नल या तो साइन हो सकता है या तो कॉस। साइन सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे आपका ये साइन सिग्नल जीरो से स्टार्ट होता है। जब जीरो टाइम पे इसकी एम्पलीट्यूड जीरो होता है और धीरे धीरे इंक्रीज होता है, पीक के बाद फिर ये डिक्रीज होने लगता है। फिर नेगेटिव साइड में पीक जाने के बाद फिर ये जो है जीरो हो जाता है। ये वन कंप्लीट साइकिल है। दूसरा सिग्नल हो सकता है कॉस सिग्नल। कॉस सिग्नल ये टाइम एक्सिस है और ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सिस है। कॉस सिग्नल पीक से स्टार्ट होता है, जीरो टाइम पे पीक से स्टार्ट होता है, फिर जीरो पे जाता है, फिर नेगेटिव पीक, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव पीक, इस तरह से। तो इन दोनों सिग्नल को कॉमनली जो है साइनोसाइडल सिग्नल कहते हैं। और इसको इक्वेशन फॉर्म में जो लिखते हैं साइनोसाइडल सिग्नल को, ये होता है वोल्टेज। अगर साइनोसाइडल वोल्टेज है तो पीक वोल्टेज यानी Vm से डिनोट करते हैं, साइन ऑफ कंडक्शन एंगल यानी ओमेगा टी। ये सिग्नल है, एसी सिग्नल है। ये क्या तरीका है? सिग्नल में देखिए सिर्फ तीन पार्ट होते हैं, एम्पलीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम। और फ्रीक्वेंसी टाइम से मिलकर इसका फेज बनता है, यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। या आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो यहाँ जीरो टाइम पे सिग्नल जो है जीरो है और कॉस के लिए जीरो टाइम पे सिग्नल पीक पे है। ठीक ना, तो इस जो बाई डायरेक्शनल सिग्नल है, यानी पॉजिटिव में भी सिग्नल है और नेगेटिव में सिग्नल है, इसको यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो आपकी रेक्टिफायर होती है। ठीक है, सिंपली जब एसी करंट को या एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो ये रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। रेक्टिफायर अकेले एसी को प्योर डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर फिल्टर और रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के साथ मिलकर प्योर डीसी बनाता है। अच्छा, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जनरली आप एक बार खुद देखिए अपने घरों में कि क्या कहीं कोई ऐसी डिवाइस है जो एसी सिग्नल को स्टोर कर रहा हो? डीसी वोल्टेज को ही सिर्फ स्टोर किया जा सकता है। आप बैटरी में सिर्फ डीसी वोल्टेज को स्टोर कर सकते हैं। एक बार आप अपने घर में देखिए, जो इन्वर्टर लगा है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी है या जितनी भी बैटरी, वो सब का सब डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखिए कि डीसी वोल्टेज को ही स्टोर किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो खंभे से घर में लाइट आती है वो एसी सिग्नल होती है। तो स्टोर करने के लिए इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके तभी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन रेक्टिफायर का, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जो कि रेक्टिफायर है। कैसे रेक्टिफाई करता है? अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा कि ये बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनि डायरेक्शनल में चेंज करता है। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा इनपुट है, तो रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होगा आउटपुट पे कि ये यूनि डायरेक्शनल यानी सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। इस पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव इनपुट दोनों के करस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ पॉजिटिव है, यूनि डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बाई डायरेक्शनल है, पॉजिटिव सिर्फ है तो यूनि डायरेक्शनल है। तो कितने तरह के रेक्टिफायर होते हैं? जनरली हम जानते हैं रेक्टिफायर तीन तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ का मतलब होता है आधा, वेव का मतलब सिग्नल, रेक्टिफायर यानी आधे सिग्नल को रेक्टिफाई करता है। यानी ये कंप्लीट सिग्नल जो आपका इनपुट पे है, पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट सिग्नल को, आधे सिग्नल को ये रेक्टिफाई करेगा यानी यूनिडायरेक्शनल करेगा, आधे को ये छोड़ देगा, आधे को जीरो कर देगा, उसके लिए कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा। तो अब देखिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर का जो है ऑपरेशन क्या है। ये हमने एक सिंपल सर्किट डिजाइन बनाया है। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बीच में कोर भी लगा दीजिए जिससे एसी सिग्नल यहाँ से कपल्ड हो जाएगा आपके रेक्टिफायर सर्किट में। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग के लिए इसका एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको जानना चाहिए। V1 अपान V2 इज इक्वल टू N1 अपान N2 इज इक्वल टू I2 अपान I1। ठीक ना, ये रिलेशन जो है आप याद करके रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। V1 क्या है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का। दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज V1 है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज V2 है। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्न जो हैं वो आपका N1 है प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी में वो N2 है। इसी तरह प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है। तो अगर इसमें से कुछ भी ये वैल्यू दिया गया है और किसी की वैल्यू कैलकुलेट करवाना, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, यानी 220 वोल्ट जो हमारे घर में आता है इसको हम यहाँ पे डाउन करके 12 से 15 वोल्ट तक जो है स्टेप डाउन कर लेते हैं इस ट्रांसफार्मर से, फिर ये अप्लाई करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर एसी से एसी सिग्नल देती है, अभी तक यहाँ पे आपको एसी ही मिलेगा। अगर एसी अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होता है इसका Vm साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ये इसका पीक एम्पलीट्यूड है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम है। तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव मिलेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में स्टार्टिंग में, और ये नेगेटिव है, और मान लेते हैं ये पीक Vm है। तो अब डायोड कैसे बिहेव करेगा, यानी डायोड में क्या करंट फ्लो होगा, ठीक ना। तो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट आप जानते हैं, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट फॉरवर्ड बायस में होता है रेजिस्टेंस और इसका एक वोल्टेज। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, तो इसकी जगह पे उसको रख देंगे। ये होता है आपका RF फॉरवर्ड और ये होता है जंक्शन वोल्टेज V0। ठीक, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थ्योरी में, व्हेन वी विल अप्लाई ए साइन वेव ऑन द इनपुट ऑफ रेक्टिफायर देन वी विल गेट दिस टाइप आउटपुट। आउटपुट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, उसके बाद फिर जीरो मिलेगा। ये एक साइकिल के लिए हमने बनाया है, इसी तरह आगे होगा। साइकिल के लिए देखिए जो सिग्नल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये 0 से T तक 1 साइकिल है, ये टाइम पीरियड है कैपिटल T। इसको पाई के फॉर्म में भी लिखते हैं, 0 to पाई एंड 2 पाई, यानी एक कंप्लीट साइकिल जो होता है साइन वेव का 0 से 2 पाई होता है। कहीं कहीं 0 से T यूज किया, कहीं 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक ना। तो इसमें फ्लो वाली करंट क्या होगी, ये उनको कैलकुलेट करते हैं कि इसमें करंट कितना कैलकुलेट होगा। ओके, ये हमने कंसीडर किया केस फॉरवर्ड बायस, यानी हम जब रेक्टिफायर में यहाँ पे हमको प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज मिल जाएगा, यानी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा। इनपुट पे आपका एसी इनपुट है, एसी इनपुट, तो फिर आपका जो करंट क्या होगा इसमें फ्लो होने वाला, इसको हम कैलकुलेट करना है हमको, है ना। तो यहाँ पे हमने डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट से चेंज कर दिया, यहाँ पे एक वोल्टेज हो जाएगा आपका V0 और ये आपका जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या अप्लाई किया इनपुट पे, Vi इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, जहाँ पे Vm पीक वोल्टेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, यानी अगर ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी
आप एफ निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में आई, हमने सपोज किया यहाँ करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो आई की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी कॉइल के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज वो Vm साइन ओमेगा टी माइनस ये आपका वी फॉरवर्ड है, वी नॉट ना लिख के वी फॉरवर्ड वोल्टेज कर दीजिए क्योंकि हमने कनेक्शन दे दिया है। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्लस फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एफ, यानी ये आर एफ यहाँ पे फार्मूले में आर एफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और ये आपका जो है लोड है। आप यहाँ पे देखिए सर्किट से पहले समझिए, सर्किट में क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगा अप्लाई होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज ऐड होके ये माइनस पे इंटर कर रहा है करंट, इसलिए इसका क्रॉस वोल्टेज माइनस हो जाएगा, ठीक ना। यानी आपका जो Vm होगा Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू होगा आई आर एफ, फिर यहाँ पे प्लस वी एफ, फिर प्लस आई इंटू आर एल, क्योंकि हमें पता है लोड क्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है तो इसके क्रॉस करंट और मल्टीप्लाई बाई ये रेजिस्टेंस करते हैं। करंट आई फ्लो हो रहा है यानी आई आर एल मल्टीप्लाई कर दिया, लोड के क्रॉस वोल्टेज आ गया, ये वोल्टेज डायरेक्टली दिया गया, हमने डायरेक्टली लिख दिया गया है, और इसमें वोल्टेज जो होगा आई आर एफ होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे यानी इसको इस साइड में ले आएंगे, आई को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर बटे में कर देंगे, तो टोटल आपका ये आ जाएगा आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी एफ अपॉन आर एल आर एफ, ठीक ना। लेकिन जहां पे ओमेगा टी आपका 0 से पाई के बीच में सिर्फ है, यहां पे आप देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, तो ओमेगा टी की वैल्यू यानी टाइम एक्सिस पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई तक सिर्फ मिलेगी बस, इसके बाद तो 0 हो जाता है। देखिए यहाँ 0 से पाई तक सिर्फ आपको आउटपुट मिलेगा करंट, उसके बाद करंट 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 से पाई ही लिखते हैं। यानी करंट आपका जो है जब ओमेगा टी 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, इसके बीच में होगा, तभी आपको फार्मूला मिलेगा। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक ना। आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे आई एम आपका जो है अभी इस फार्मूले को ऐसा सच पढ़ लीजिए, ठीक ना। आई एम इक्वल टू आपका होगा वी एम अपान आर एल प्लस आर एफ। इस फार्मूले में वी एफ को जो है इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि ये 0.7 वोल्टेज बहुत कम है, इसलिए इग्नोर कर दिया। यहाँ पे आई एम इक्वल टू ये फार्मूला ले लिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिए, कहीं पे जरूरत पड़ेगी। और आपका आउटपुट विल बी इक्वल टू, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको लोड के क्रॉस, ये वी नॉट, ये आउटपुट इक्वल टू विल बी वी नॉट विल बी आई मल्टीप्लाई बाई आर एल, यानी लोड में जो फ्लो हो रही करंट आई और लोड की वैल्यू आर एल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आउटपुट वोल्टेज होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से आपका आ गया ये वैल्यू, जब आई की पुट करेंगे तो आर एल अपान आर एल प्लस आर एफ इन ब्रेकेट वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी एफ, जहाँ पे आपको ओमेगा टी की वैल्यू 0 और पाई के बीच होनी चाहिए। तो इतना कैलकुलेशन ये आप कर लेंगे, ठीक ना, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और कोई कठिनाई नहीं, बस खाली एक बार क्या है डायोड को आपने कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट सर्किट से, फिर उसके बाद करंट को आई आपने एज्यूम कर लिया, आई कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया आपने, इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, आपका करंट आ गया है, करंट आ गया तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज होगा। माना हमने रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पे ये इनपुट अप्लाई कर दिया साइन वेव, ये कई साइकिल है, यानी 0 से 2 पाई फर्स्ट साइकिल, 2 पाई से 4 पाई सेकंड साइकिल, 4 पाई से 6 पाई थर्ड साइकिल नेक्स्ट साइकिल। तो ये इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट पे क्या आएगा,
अब हमको पता है आउटपुट सिर्फ हाफ वेव के करस्पॉन्डिंग जो है सिग्नल देता है जब इनपुट पॉजिटिव, जब आपका इनपुट पॉजिटिव हो पी साइड में और नेगेटिव एन साइड में, तो यहाँ हाफ वेव के करस्पॉन्डिंग सेम वेव मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल करस्पॉन्डिंग आपको 0 मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल करस्पॉन्डिंग आपको सेम वेव मिलेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग 0 मिलेगा, फिर पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग आपको वेव मिलेगा और ये 0 मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में चेंज कर दिया है रेक्टिफायर ने, ये इसका काम है। सेकेंड, रिवर्स बायस कंडीशन में जब एसी इनपुट के सेकेंड हाफ साइकिल मीन्स पाई टू 2 पाई, सेकेंड हाफ साइकिल जब प्राइमरी पे आएगा और यही सिग्नल सेकेंडरी पे अप्लाई होगा तो सेकेंडरी का ये अपर साइड निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे डायोड कनेक्ट था, वो रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड जो है ओपन सर्किट होता है, तो ओपन सर्किट कंडीशन में जो है यहाँ पे कंप्लीट लूप नहीं बन रहा, इसलिए कोई करंट नहीं, यानी करंट 0 होगा। यानी आपने अप्लाई किया VI VM साइन ओमेगा टी और आपको आउटपुट करंट और वोल्टेज दोनों 0 हो गया। इसीलिए हम देखते हैं, यानी रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि इनपुट के पॉजिटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग हमको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, करंट या वोल्टेज, और नेगेटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग आपको 0 करंट मिल रहा है, क्योंकि इस नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड रिवर्स बायस हो जा रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी करंट 0 होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि इनपुट सिग्नल का जो शेप है, आउटपुट सिग्नल का शेप उसी तरीके से होगा, यानी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट सिग्नल का शेप जिस तरह से, आउटपुट सिग्नल का शेप उसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है, बाकी शेप सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, यानी जो रेक्टिफायर हमने डिजाइन किया है इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आप फैन का परफॉर्मेंस, अपने घर में फैन जो लगा होता है उसका परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है तो आप देखते हैं उसका स्पीड कितनी है, यानी RPM, रोटेशन पर मिनट कितना है, पावर लॉस कितना है, तो ये सब पैरामीटर हैं, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी स्पीड है फैन की। उसी तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर, जिसमें पहला है रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, यानी कितना दक्ष है, कितने अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर दे रहा पूरे सिग्नल को। दूसरा आपका है एवरेज और DC वैल्यू, यानी करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू क्या होगा, DC वैल्यू जिसको कहते हैं, इसको कैलकुलेट करना। इफिशियंसी भी थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एवरेज सेकंड पॉइंट को ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है I एवरेज और IDC इज डिफाइंड एज एवरेज वैल्यू। यहाँ देखिए आप, जैसे डिस्क्रीट वैल्यूज का एवरेज निकालना होता है, मान लीजिए 1 + 2 + 8 + 9, इसका एवरेज निकालना होता है, तो क्या करते हैं आप सबको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 8 + 9 बटे 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये एवरेज निकल आता है। ये डिस्क्रीट यानी अलग अलग वैल्यू का निकालने के लिए इसको समेसन से जो दिखाते हैं, ठीक, डिस्क्रीट वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए समेसन सिग्नल यूज करते हैं। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का जो है एवरेज निकालना हो तो उसको इंटीग्रेशन से शो करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का एवरेज निकालता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका एक कंटिन्यूअस सिग्नल ये मान लेते हैं हम, तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिग्नल को, ठीक। तो यहाँ पे आपको AC सिग्नल जो कंटिन्यूअस है IL, इसका एवरेज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो I एवरेज और IDC विल बी इंटीग्रेशन ऑफ IL d⍵t, ठीक। एवरेज निकाला है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक ही सिर्फ सिग्नल है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, और 1/2 पाई, तो ये ओवरऑल एवरेज होता है, ठीक ना। तो IL की वैल्यू रख लो जो भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, 1/2 पाई IM sin ω t, IL की वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब इसको सरल करेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, IM / पाई,
कैसे मिल जाएगा, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह निकालना, आई एम आपका पीक करंट यानी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एम अपान 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन समेशन आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं, फिर भी एक कर देते हैं। साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये 0 से पाई है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 टू पाई, ये कांस्टेंट आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एम अपान 2 पाई होगा इन ब्रेकेट माइनस ऑफ कास पाई का मान कितना होता है -1, कॉस 180 का मान होता है -1, तो यानी हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ हम ब्रेकेट में लिख देते हैं -1, फिर माइनस ऑफ, इसको एक और कर ली ब्रेकेट लगा देते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ कास 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, कास 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ 1 रख दो। 1 माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होगा, दोनों 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा सर, यहाँ 2 नहीं होगा, तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट हो, यानी आई एम अपान पाई सिर्फ बचेगा, यानी जो आपका एग्जैक्ट फार्मूला आई एम अपान पाई बचेगा। ठीक है, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, रट लेना है, और जो बच्चे अभी कोर्स कर रहे हैं उसको इस तरह से एक्सप्लेनेशन करना है कि कैसे आई एम अपान पाई आया, ये आपको डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। तो आप लोग अलग अलग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, डीसी करंट निकालिए। डीसी वोल्टेज क्या होगा, डीसी वोल्टेज विल बी डीसी करंट मल्टीप्लाई बाई लोड रेजिस्टेंस, ठीक ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा आपका वो डीसी वोल्टेज हो जाएगा प्रैक्टिकली। आइडियली इसकी वैल्यू होते है वी एम अपान पाई, इसको भी आप रट लीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आई डी सी इक्वल टू होता है वो पीक करंट बटा पाई, और जो डीसी वोल्टेज होता है वो पीक वोल्टेज अपान पाई, ठीक ना। तो आपको एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू मिल गई, कितनी मिलेगी। अब हाफ वेव के केस में आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी जो आपका करंट आ रहा था आई एम साइन ओमेगा टी, इसका रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले इसका जो है रूट निकाल दो, अंडर रूट के अंदर पूरा है, फिर मीन निकालने के लिए हमने बताया था 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई डी ओमेगा डी टी, डी ओमेगा टी, ठीक ना। तो उस फिर इसके बाद इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा पूरा रूट मीन स्क्वायर। तो इसको आप जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई एम अपान 2। अब हमने बताया जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आई आर एम एस की वैल्यू आई एम अपान 2 होती है, आपको याद करके रखना है। और जो कोर्स कर रहे हैं वो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई, और आई एम स्क्वायर यहाँ से बाहर कर देते हैं हम, आई एम स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक ना, और ब्रेकेट के बाहर अंडर रूट का इक्विवेलेंट होता है 1/2, इसको करेंगे। फिर इसको सरल और करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी, और कास स्क्वायर कास 2 थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपली ये जो है सरल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, वी आर एम एस क्या होता है, वोल्टेज आर एम एस, यानी आई आर एम एस आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, उसको लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वी आर एम एस हो जाएगा, सिंपल, ठीक ना। अब आई आर एम एस की वैल्यू पीक करंट के टर्म्स में रख देंगे तो ये और सरल हो जाएगा फार्मूला। ये सब फार्मूले बहुत इजी हैं और आपको पता, बस ऊपर की चीज़ें अगर डिस्कस कर ली अच्छे से तो आ जाएगा। आइडियली क्या होता है, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को आइडियली ये डायरेक्ट याद करके रखना है। ओके, तो अब हमने अगर आरएमएस वैल्यू निकाल लिया है और डीसी वैल्यू निकाल लिया है, तो अब इसकी इफिशियंसी हम लोग देख सकते हैं, इफिशियंसी क्या होगा। इफिशियंसी जो हमने यहाँ पे लीव कर दिया था, अब रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होगी। इफिशियंसी इज डिफाइंड एज डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एसी इनपुट पावर।
डीसी आउटपुट को लिखेंगे डीसी करंट का स्क्वायर इंटू आरएल, क्योंकि पावर बराबर होता है करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, ये आपने लिख लिया। फिर एसी के लिए आई आरएमएस का स्क्वायर और ये आपका टोटल जो है रेजिस्टेंस। फिर आई डीसी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आई एम अपान पाई, वैल्यू पुट कर दो। फिर थोड़ा सा और सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये इफिशियंसी इक्वल टू 40.6 मल्टीप्लाई बाई आर एल अपान आर एस प्लस आर एल प्लस आर एफ। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे आर एस कहाँ से आ गया, यहाँ पे भी आर एस होगा। हम आपके सर्किट में दिखा दें, सर्किट में ये जो इंडक्टर है, ये जो आपने यहाँ पे इंडक्टर बनाया है, इंडक्टर का ये प्राइमरी है और सेकेंडरी है, ठीक ना। तो इंडक्टर, ये प्योर इंडक्टर अगर आइडियल इंडक्टर था तो इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल इंडक्टर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने डिनोट किया है आर एस से, यानी रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। तो ओवरऑल इस लूप में कितने रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है, आर एस, आर एफ और आर एल। तो आपके फार्मूले में भी 3 रेजिस्टेंस आएंगे, आर एस, आर एफ, आर एल। ये चीज वहां से समझने वाली। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा ये फार्मूला दक्षता के लिए, यानी इफिशियंसी कितनी होगी। ये कोई कठिनाई नहीं कैसे है, इफिशियंसी की डेफिनेशन आपने यहाँ रखा और डेफिनेशन में आपने डीसी करंट रखा और आरएमएस करंट रखा। डीसी करंट आरएमएस की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आ जाएगा आपका, ठीक ना। इसमें एक बात आता, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी आपकी 40.6% हो सकती है, ये परसेंटेज में होता है, ठीक ना। इस टोटल वैल्यू को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको याद करके रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू 40.6 होती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर आपका रिपल फैक्टर है। रिपल ये बताता है, रिपल फैक्टर बताता है कि आपका जो कन्वर्टेड सिग्नल है, आउटपुट पे जो सिग्नल मिल रहा है उसमें एसी का कंपोनेंट कितना है, एसी कंपोनेंट कितना है। यानी आपके इनपुट पे जो है आपने ये एसी सिग्नल अप्लाई किया, आउटपुट पे आपको यूनिडायरेक्शनल सिग्नल मिला, ठीक ना। तो इस इनपुट में एसी डीसी दोनों, आउटपुट में एसी डीसी दोनों मिला हुआ है, तो कितना पार्ट इसका एसी का है वो रिपल फैक्टर है। क्योंकि हम चाहते हैं आउटपुट प्योर डीसी चाहते हैं, लेकिन इसमें एसी कंपोनेंट है, इसको ये कितना है इसके बताने के लिए रिपल फैक्टर है। तो रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज, इस फार्मूले से आप यहाँ से देख सकते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है रिपल फैक्टर, और ये होता है अंडर रूट के अंदर वी आर एम एस आउटपुट डिवाइड बाई वी डी सी आउटपुट होल स्क्वायर -1। यहाँ पे वैल्यू वी आर एम एस वी डी सी की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट करते हैं, जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा R इक्वल टू 1.21। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है रिपल फैक्टर की, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाफ वेव रेक्टिफायर में R की वैल्यू होती है 1.21। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज फॉर्म फैक्टर एंड नेक्स्ट क्रेस्ट फैक्टर। तो ये भी जो है, ये फैक्टर्स भी सिग्नल के जो है आरएमएस और डीसी रेशियो को बताते हैं। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ये फॉर्म फैक्टर क्रेस्ट फैक्टर को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर पढ़ना है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पैरामीटर पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज VRMS वोल्टेज डिवाइडेड बाई DC वोल्टेज, और इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा π/2, और जब पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो आ जाएगा 1.57। सिंपल ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है।
तो आप इसको याद करके रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर की वैल्यू पूछी जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और आपका ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। क्रेस्ट फैक्टर आपका बताता है कि आपके जो आउटपुट सिग्नल उसका पीक क्या है, पीक का रेशियो क्या है, मतलब कितना एक्सट्रीम पीक है आरएमएस वैल्यू करस्पॉन्डिंग। तो ये इसका फार्मूला याद करके रखिएगा, और ये जब वैल्यू रखेंगे पीक की और आरएमएस की तो आ जाएगा डायरेक्ट 2। ठीक है, अगर ये 1 आ गया तो मीन्स नो पीक, आउटपुट में कोई पीक नहीं है। तो ये सब घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पीक व्हेन क्रेस्ट फैक्टर इज 1। जब क्रेस्ट फैक्टर 1 है तो पीक आपका 0 हो जाएगा, तुरंत आपको पता होना चाहिए, या इस फार्मूले पता रहेगा तो आप रख देंगे कि अगर ये 1 है तो पीक क्या होगा। तो आरएमएस वैल्यू जो है, सॉरी, अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों सेम होना चाहिए, यानी पीक और आरएमएस दोनों सेम होगा तो पीक को मतलब पीक 0 होगा, पीक कोई नहीं होगा वहां पे। नेक्स्ट पैरामीटर इज ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट पैरामीटर इज ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एसी रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी इसको न्यूमेरिकली आप यहाँ लिख देंगे VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS, एसी रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। डीसी पावर आप निकाल ही चुके हैं ऊपर। पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और ये आपका बहुत एग्जाम में पूछता है, और डायोड जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं उस पर लिखा होता है इसकी रेटिंग क्या है। पीक इनवर्स वोल्टेज वह वोल्टेज है, वह मैक्सिमम वोल्टेज है जो आप रिवर्स बायस में डायोड पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई कर देंगे PIV से, पीक इनवर्स वोल्टेज से, तो डायोड आपका जल जाएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू VM, यानी जो AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसके पीक वैल्यू से बराबर या कम होना चाहिए PIV। ठीक ना, PIV की वैल्यू जो होती है वो VM हो के बराबर होती है। VM जहाँ पे आपका अप्लाइड इनपुट सिग्नल का पीक वैल्यू है। ठीक ना, तो रिवर्स बायस में जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे VM से कम ही होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं। कंडक्शन एंगल क्या होता है, कंडक्शन एंगल आपका होता है, ये डायरेक्ट से फार्मूला देख लीजिए, इस पे बहुत एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत, बताते हैं क्या है। फाई इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स VF/VM। कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप इनपुट पे आप 0 सिग्नल अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो डायोड तो ऑन होगा नहीं, यानी आउटपुट पे आपको अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे आउटपुट, तो आउटपुट पे आपको 0 मिलेगा। जब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज 0.7 यानी कट ऑफ वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी डायोड ऑन होगा। तो यानी जब डायोड ऑन होगा तब अब आपको जो है 0.7 के बाद जो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिलना शुरू होगा। ठीक ना, और यहाँ पे भी जैसे 0.7 से कम होगा तुरंत डायोड ऑफ हो जाएगा, फिर आपका सिग्नल 0 हो जाएगा। तो यानी ये 0 से पाई तक अगर आप देखेंगे टाइम, तो यहाँ पे आपको आउटपुट जो मिलेगा वो पूरा 0 से पाई तक यहाँ होगा पाई। तो इतना कंडक्शन एंगल नहीं है, और इधर लेफ्ट साइड में ये कंडक्शन एंगल नहीं है, यानी कंडक्शन एंगल आपका कितना है 5/2 से 5/2 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, बस इतना कंडक्शन एंगल। तो ये कंडक्शन एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है फाई इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स VF/VM। इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग को कहीं भी डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ लेक्चर इम्प्रूव करने में हेल्प करिए, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सेंड करिए।